सोचिए अगर किसी महिला से ये कहा जाए कि तुम भगवान के मंदिर में सिर्फ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें पीरियड्स आते हैं, ये तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है, तो आपके हिसाब से ये क्या है? धार्मिक परंपरा या धार्मिक रीति रिवाज, या फिर आधुनिक समाज में एक जिंदा नई तरह की छुआछूत, या आप इसे कह सकते हैं ये जिंदा नए समाज में एक नए तरह का अस्पृश्यता। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामला चल रहा है जिसने पूरे देश को जो है दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा का सम्मान होना चाहिए, तो वहीं पे दूसरी तरफ के लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी महिला को उसके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से भगवान से दूर रखा जा सकता है। यही लड़ाई अब पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संवैधानिक पीठ यानी संवैधानिक बेंच के पास। बहस इतनी तीखी हो गई है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस बीबी नागरत्ना ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं भगवान आयप्पा के सच्ची भक्त हैं वो 50 साल की उम्र तक मंदिर नहीं जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सच में आस्था का मामला है या फिर महिलाओं के मौलिक अधिकार का और साथ ही साथ उनके समानता पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक और है कि क्या महिला जो महिला का मासिक धर्म आता है, इस आधार पर मंदिर में उसे रोक देना संविधान का आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत माना जा सकता है। आज के इस लीगल कैप्सूल में हम लोग इस बेहद संवेदनशील और विस्फोटक संवैधानिक लड़ाई को बहुत आसानी से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है द लीगल कैप्सूल में। तो आज मैंने बता दिया कि हमारा जो विषय है वो सबरीमाला विवाद और आर्टिकल 17 पे है, आस्था बनाम संवैधानिक नैतिकता पर है। तो यहाँ पे देखेंगे हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी 9 जजों की बेंच ने इतनी बड़ी सुनवाई के दौरान यहाँ पे जो बीबी नागरत्ना है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। ये सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल क्लास होती है। जुडिसी, एपीओ, पीसीजे, लॉ से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, ये केस है। तो ये सबरीमाला केस आप देखते हैं कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निदान नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आज फिर से एक मामला इसी में चर्चा में आता है। जब नागरत्ना ने एक ऐसी टिप्पणी कर दिया तो ये और खबर में चर्चा में आ जाता है। तो चलिए हम इसे थोड़ा समझते हैं कि आखिर खबर क्या है, इसकी पूरा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो देखिएगा, केस के बारे में हम जाने तो जो केस है ना, इसमें समझिएगा केस का जो नाम है, इस केस का नाम है सबरीमाला रिव्यू रेफरेंस। ओके, यहाँ रिव्यू रेफरेंस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही 2018 के पुराने फैसले को दोबारा जांच रही है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, रिव्यू रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि खास बात यहाँ पे ये है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए 9 जजों की जो बेंच है, संवैधानिक बेंच के समक्ष इसकी सुनवाई होती है, इसकी सुनवाई हो रही है। अब मामले के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं। ये साल 2018 की बात है। साल 2018 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात आपकी 2018 की हो रही है और 2018 में एक फैसला आया था। इस फैसले में देखेंगे, फैसला इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का केस था। इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन उस फैसले के बाद काफी विवाद हो जाता है। अब ये जो है 9 जजों की बेंच में एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल जो है खड़ा कर देता है, जो ये 9 जजों की बेंच हल कर रही है कब से बैठकर, जो हो नहीं पा रहा है। क्या कोई धार्मिक परंपरा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन सकती है? इसी पे बहस पूरा चल रहा है। और इसी दौरान सीनियर वकील हैं इंदिरा जयसिंह, और उन्होंने उन महिलाओं जैसे बिंदु और अन्य इनकी तरफ से दलील दे रही हैं जिन्होंने 2018 के फैसले के बाद मंदिर में प्रवेश किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा यहाँ पे कानूनी दाव है इस पूरे खबर में। यहाँ पे असली कानूनी जंग दो पक्षों के बीच है। एक तरफ है, आप देखेंगे आर्टिकल 17, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 25 और 26।
ये आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं को मासिक धर्म के आधार पर रोकना एक तरह की छुआछूत है। वहीं पे दूसरा पक्ष जो है वो अनुच्छेद 25 और 26 का रेफरेंस दे रहा है, जो कहता है कि धर्म को अपनी परंपराएं निभाने की आजादी है। अब ये सारी चीजें तो हो रही है, अब अदालत में क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो सुनवाई के दौरान जस्टिस बीबी नागारत्ना ने एक बहुत ही गंभीर बात कही जो चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या 2018 के जो फैसले थे इसके तुरंत बाद मंदिर में प्रवेश करना सच्ची भक्ति थी या फिर सिर्फ अधिकार जताना। उन्होंने मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि जो सच्ची भक्त हैं, सच्ची भक्त महिलाएं हैं, वो मंदिर की परंपरा का सम्मान करती हैं और 50 साल की उम्र यानी मासिक धर्म खत्म होने तक जो है वो मंदिर नहीं जाती हैं। ये कहा नागारत्ना जी ने, वीवी नागारत्ना जी ने। अब फाइनल यहाँ पे देखेंगे अभी की क्या स्थिति है। तो अभी कोई अंतिम फैसला इस पे नहीं आया है, बस ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी जो आपको यहाँ पे खबर में ला दिया है इस खबर को। तो सुनवाई अभी जारी है ना, हियरिंग हो ही रही है अभी। कोर्ट फिलहाल इस पर कोई भी कसमकस नहीं है। और एक व्यक्ति की आस्था और मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के बीच संतुलन को कैसे बनाया जाए, इस पर भी आज जो है एक तरह का कसमकस बैठा हुआ है ना। तो ये मामला देखेंगे तो सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, बल्कि ये तय कर रहा है कि भविष्य में संवैधानिक नैतिकता बड़ी होगी या फिर हमारा धार्मिक रीति रिवाज बड़ा होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम लोग द लीगल पोस्टमार्टम, यानी इस खबर का हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पोस्टमार्टम इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे वो पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हम इसमें कवर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस पूरे खबर में आपको सबसे बड़ा कोर इशू क्या दिख रहा था। तो सारा झगड़ा किस बात पर था? तो भाई इसी बात पर था कि क्या महिलाओं को उनकी मासिक धर्म की वजह से मंदिर में आने जाने से रोका जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या उनके मंदिर में जाने से छुआछूत इसे माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि संविधान का आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में छुआछूत मना है, लेकिन ये जो नियम है वो यहाँ भी लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है, क्या कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा कोर इशू है। अब इस पूरे खबर में वकील की दलील क्या है? तो वकील है भैया इंदिरा जयसिंह। इनका एक बहुत बड़ा तर्क है। इन्होंने एक तर्क दिया है, बहुत कड़ा तर्क दिया है और कहा है कि महिलाएं जो हैं वो मंदिर में घुसी और साथ ही साथ मंदिर को शुद्धिकरण किया गया। ठीक है, और उनका कहना है कि किसी इंसान के आने से मंदिर अपवित्र कैसे हो जाता है, उसे धोया जाता है, उसे सीधे आप देखते हैं आर्टिकल जो आपका 17 है इसका सीधा सीधा ही उल्लंघन है, क्योंकि आप महिलाओं को अछूत की तरह देख रहे हैं ना, है ना। तो ये कहानी इन्होंने बताया कि भैया जब महिलाएं सबरीमाला मंदिर में गई, अयप्पा भगवान के पास गई, तो लोगों ने क्या किया, मंदिर को अपवित्र कह दिया और मंदिर का शुद्धिकरण करना शुरू कर दिए। और कहा जाता है कि पूरा फर्श वगैरह धोया जाता है मंदिर का। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा भैया आर्टिकल 17 के अनुसार आपने उनको इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो एक क्या है, अछूत है। अब यहाँ पे जयसिंह ने जो यहाँ की जो कर रही है यहाँ पे जिन विपक्ष में है, यानी जो वकील हैं इस खबर में, तो ये इन्होंने कहा, खास शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब होता है कि हमें समाज की नज़र में जो सही है ना, जो आप देखेंगे सोशल मोरालिटी है, उसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें वो देखना चाहिए जो संविधान की नज़र में सही है। साथ ही किसी एक व्यक्ति का जो अधिकार है उस पर पूरे धार्मिक समूह की मर्जी के ऊपर जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है मोरालिटी वाली, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ना कि आपका जो है समाज की जो मोरालिटी है, सोशल मोरालिटी है, वो उसका कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता है। अगर इन दोनों में कभी बात हुई तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे धार्मिक समूह की मर्जी से ऊपर उठने की बात इन्होंने कहा है कि जो धार्मिक समूह है उनसे ऊपर क्या है, व्यक्तियों के अधिकार है ना।
देखिए, यहाँ पे जो जस्टिस नागारत्ना है, इनका भी अपनी बात है। तो जब याचिकाकर्ता इसे छुआछूत कह रहे थे, तब जस्टिस नागारत्ना ने एक अलग नजरिया इन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि इसे छुआछूत के बजाय धार्मिक अशुद्धि के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु के समय भी अशुद्धि मानी जाती है, जो कि भेदभाव नहीं है, बल्कि एक धार्मिक विचार है। आपने जब कभी देखा होगा, जब न्यू बेबी बॉर्न होता है, यानी उनका जब जन्म होता है, तो जो आप देखते हैं गांव की परंपरा है छठी वगैरह करना, है ना। तो ये सारी चीजें उस टाइम तक, जब तक वो 6 दिन का नहीं हो जाता, तब तक उसे कोई किसी को छूने नहीं दिया जाता है, भाई बच्चे से दूर रहो दूर रहो। अब क्या ये एक तरह का भेदभाव है? एक ये भी आप देख लीजिए। दूसरा बात, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है, तब भी उसकी मिट्टी को छूने के बाद लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया उसको नहा लो तुरंत, है ना, तुरंत जो है नहा के साफ हो, शुद्ध हो जाओ, गंगा जल छिड़क लो, ऐसे करते हैं। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा तर्क दिया, किसने? नागारत्ना जी ने। कहा कि भैया इस तरह से तो ये जो जन्म और जो मृत्यु होती है, वो भी तो एक तरह का छुआछूत है, लोग छूते नहीं है। तो क्या आप भी उसे अशुद्धि कहेंगे, छुआछूत कहेंगे? नहीं, वो आप कहते हैं अशुद्धि, वहां पे भी लोग अशुद्धियां करते हैं, शुद्ध करते हैं खुद को। ये भी एक तरह का भेदभाव हो सकता है ना। तो यहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने कहा कि भैया ये सारी चीजें हैं भेदभाव, भेदभाव नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हमारा धार्मिक विचार है। अब अदालत जो है इसमें क्या कहता है? तो अदालत की जो बात है बड़ी स्पष्ट है, एकदम प्योर बात इन्होंने बोली है। अंत में कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछा लोगों से। उन्होंने उन महिलाओं को की जो भक्ति है, उनकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। जस्टिस नागारत्ना ने इनका मानना है कि जो महिलाएं हैं, सच्ची भक्त हैं, वो मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा का सम्मान करती हैं, और वो 50 साल की उम्र यानी मासिक धर्म खत्म होने तक वो खुद इंतजार करती हैं, और उसके बाद वो जाती हैं मंदिर में। उन्होंने पूछा कि 2018 के फैसले के तुरंत बाद महिलाओं को मंदिर में घुसने की इतनी जल्दी क्यों थी? जैसे ही 2018 में ये फैसला आता है कि आप लोग मंदिर में जा सकते हैं, वैसे तुरंत ये लोग घुसना क्यों शुरू कर दिया? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, इन्होंने भाई बताया है कि 50 साल तक ये प्रतीक्षा करेंगी, ठीक है। तो ये सारा सवाल था, आप इसमें देखते हैं बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 17 की जो मैंने बात की, और आर्टिकल आपसे 25 की जो मैंने बात की, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो आर्टिकल आपका 17 है, आर्टिकल 25 और 26 है, ये दोनों को आपको बहुत ध्यान रखना है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल जो 25 है हमारा, वो क्या कहता है? ये धर्म की आज़ादी देता है ना। आर्टिकल 25 हमें क्या देता है? धर्म की आज़ादी देता है। और इन दोनों के बीच का ये टकराव ही पूरा केस की जान है। क्या मासिक धर्म के आधार पर रोक लगाना भेदभाव है या फिर धार्मिक परंपरा? इसी पर सुप्रीम कोर्ट का अपना बड़ा फैसला देना है, और अभी हियरिंग चल ही रही है। तो ये रही पूरी की पूरी क्लास, और यहाँ पे जाते जाते मैं आपको इस खबर से एमसीक्यू भी 2 कराती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का प्रसिद्ध मामला किस विषय से संबंधित है? तो यह है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, जिसका जिक्र सबरीमाला सुनवाई में किया गया? तो भाई ये है आर्टिकल 17, और आर्टिकल 25, 26 भी याद रखिए। आगे बढ़े, आगे हम देखेंगे तो इसमें एक मेंस का प्रश्न आता है आपके लिए, ठीक है। मेंस का प्रश्न क्या है वो हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेंस के प्रश्न में आप देखेंगे कि ये जो मैं मेंस का प्रश्न यहाँ पे कराती हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत इसके अधिकार का उपयोग महिलाओं के साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है? सबरीमाला मामले में उठाई गई संवैधानिक नैतिकता और अनुच्छेद 17 की दलीलों के आलोक में विवेचना कीजिए।
ये आपका प्रश्न है जिसे आपको लिखना है 250 वर्डों में, और आप इसे लिखकर हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप JCI आंसर राइटिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, और इस ग्रुप में आप ज्वाइन होकर, और जितने अच्छे बच्चे हैं वहाँ पे, जितने भी हमारे अभी तो जो करंट में जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे सहभागी होइए और अपने मेंस के एग्जाम को बेहतर करिए। APO PCJ LLB BLLB सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आप इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। भरोसा करके जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है, चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया जाता है। तो जिस तरह से मैंने इस केस को समझाया, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये मेंस का प्रश्न जो मैंने आपको दिया, इसे आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, चाहे भेजिए हमें या ना भेजिए, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और वहाँ पे मैंने अभी आगे बताया आपको 2 MCQ, वो जो फर्स्ट वाला MCQ था वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट था। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो केस का नाम याद रखिएगा, रेफरेंस भी याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे कल एक नई लीगल इशू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। मैं थी मानसी, आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में।